हे गाइस, दिस इज रोशन हेयर एंड स्वागत करता हूँ आपका ट्वेल्थ फेल ऑडियो बुक का सबसे पहले एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, ट्वेल्थ फेल जो बुक है अनुराग पाठक द्वारा लिखा गया है, वो भी एक आईपीएस अफसर की जीवनी लिखा गया है। तो किस प्रकार मैं इसका ऑडियो बुक आपको प्रोवाइड करूँगा कि थोड़े थोड़े करके 10 मिनट और 12 मिनट या 8 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करूँगा और वीडियो लगातार आते आते पूरा बुक खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च की एक सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज ट्वेल्थ का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारा मुंडा बिल्कुल ना पढ़त। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहतो। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल दिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमेक्स के कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचते में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उससे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला तो फर्स्ट से पास हो गए। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही वह बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीज़न के पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ कि विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में है नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वह इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टेस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौता तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन सिर्फ नया इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां ट्वेल्थ का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर तक छोड़कर वापस आया तो उसकी मां दरवाजे पर 2 महिलाओं से बातचीत कर रही थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर मां ने कहा, रुक जा, आती हूँ। परीक्षा का समय हो रहा था, इसलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को जाते देख माँ देहरी पर बैठे बैठे चिंतित होकर बोली, रुक जा मुंडा, रजनी ने रोटी न बनाई खा, खाली पेट पेपर देवे मत जा। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। लेकिन मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने माँ की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से गणित में पास करने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहां विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो चौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वह नाराजगी के स्वर में बोले,
न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, न किताबें पढ़ी। तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलतिला गए। पढ़ के पढ़ के ना थानेदार होत कोई, मास्टर बन के ऐसे स्कूल में गिनती पहाड़ा बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टर जी तो बड़ी नौकरी है, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना बहुत ज़रूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं करने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़कों ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा के शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय जौरा में नकल होती आई है। इसी नकल के भरोसे तो उसे 12th पास करने की उम्मीद थी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से ही पास की थी। तभी धड़-धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आ गया। टेम्पो की आवाज़ सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस की पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। फिर भी उससे 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले के 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी आवाज़ भरी आवाज़ में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाएगा रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठा लिया ही है, उतार बिना तेरी मेरी सवारी। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटरों को इस प्रतियोगिता से आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे। तो काम कर अपना, जे मेरो गांव है, बस न चला पाओगे तेरी। बल्ले ने अपने गांव में सिर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आए। गांव में एकता दिखने का अच्छा मौका था। दुश्मन का पलड़ा भारी होता देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर गुनगुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन वह बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पर टेम्पो चलाओ, बुला देंगे, होश में रहिए। बल्ले भी कम नहीं था। उसने इस चेतावनी का जवाब उच्च आवाज़ में दिया, गांव में से बस न निकाल पाओगे, ध्यान रखिए। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता जौरी की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिए के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे, इसलिए नकल से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों की उम्मीद में स्कूल के विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नज़रों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उसके लिए अविसुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे 4 पट्टियां बिछा दी गई, जिस पर परीक्षार्थी बैठ गए थे। घंटी बज गई, पेपर बट गए। पेपर को 1-2 बार अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतारना, फिर दूसरे
उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंडर में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ा गए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल यह पेपर के पहले दिन शासन द्वारा किया जाता है, इससे क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों के गाइड नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करने लगे। भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी, उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, ये तो एसडीएम दुष्यंत सिंह है। दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हो। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फ़ोन लगाकर एसडीएम की करतूत कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्य प्रणाली से परिचित था। उसने कहा, दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमे जमे व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कॉपियाँ खाली छूट गई। पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उनकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका एहसान मानेगा। तो दोस्तों वीडियो तो लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं अभी रोक दूँ और आगे सुनने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो जस्ट एक दिन बाद आपके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की ऑडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा किसी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है और भी आगे आप सुनोगे तो इतना ज़्यादा मज़ा आए, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है ये, जिसे आप सुनकर बहुत ज़्यादा आप प्रोत्साहित होगे। या तो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी आप काम कर रहे हो लाइफ में, उसके लिए प्रोत्साहित बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कौन सा अभी तक अच्छा लगा आपको, इंटरेस्टिंग लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी